फर्स्ट टॉपिक है, ठीक है। इंग्लिश पेडागोजी का पूरा रिवाइज कर ले रहे हैं। रिवाइज मतलब क्या, आपको पढ़ाना भी है एंड दिस टॉपिक्स आर ऑलरेडी यू लिसनड और हियर मेनी टाइम्स, बिकॉज ये टॉपिक्स ही ऐसा है जैसे कम्युनिकेशन हो गया या फिर स्किल्स हो गए, टीचिंग स्ट्रैटेजीज हो गए, ये सारे टॉपिक्स आप फर्स्ट सेमेस्टर में भी थोड़ा बहुत सुन चुके हैं। तो उसी टॉपिक्स पे है, बस आपको ध्यान देना है कि क्या क्या टॉपिक्स बोल रहा है। तो एक पहला टॉपिक ये आता है कि कम्युनिकेशन रिलेटेड 3 पॉइंट्स हैं, 1.1, 1.2 एंड 1.3। उसका आंसर एक ही है, ठीक है। उसका आंसर एक ही है, थोड़ा सा वास्ट रहेगा बट जल्दी से क्या करोगे कि शॉर्ट करके पढ़ सकते हो। तो वन टाइम अच्छे से सुन लेना, इसका रिकॉर्ड कर दे रही हूँ मैं एंड होपफुली आप लोगों को बेनिफिटेड हो, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि द टर्म कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। ये पहला चीज़ है कि कम्युनिकेशन टर्म कहाँ से आया है ना, डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिस वर्ड से आया है, कॉमन पिक्चर लैंग्वेज। इसका मतलब ही होता है कि कॉमन पिक्चर लैंग्वेज, ठीक है। कॉमन पिक्चर लैंग्वेज। द कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन हैज़ इजिप्टियन ओरिजिन। कहाँ से आया है, कौन सा ओरिजिन से है, इजिप्टियन ओरिजिन। ये शॉर्टकट पॉइंट है, बार बार मैं बोल रही हूँ, जल्दी जल्दी से करने के लिए ये पॉइंट्स चाहिए हमें, ठीक है। जल्दी जल्दी से करने के लिए हमें ये पॉइंट्स चाहिए। ये कहाँ से आया है या लैटिन वर्ड कौन सा है, कम्युनिस है एंड कॉमन पिक्चर लैंग्वेज है, प्लस ये इजिप्टियन ओरिजिन है। द कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन माइट हैव इवॉल्व समटाइम्स बिफोर 3000 BC। 3000 BC से पहले ही ये इवॉल्व हो चुका था इसका कंसेप्ट। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है पता है, कम्युनिकेशन का मतलब हो गया कि एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, थॉट्स, इमोशंस, ओपिनियंस एंड ये सारा चीज़ होता है। फॉर चाइनीज़, जापनीज़, ग्रीक्स, रोमन्स, कम्युनिकेशन इज़ अ कॉमन पिक्चर लैंग्वेज। सबके लिए क्या हो जाता है, इन सारे लैंग्वेज के लिए कॉमन पिक्चर लैंग्वेज ही है, जिसके थ्रू आप किसी चीज़ को प्रेजेंट कर सकते हैं। एरिस्टोटल ने क्या बोला ना, एरिस्टोटल स्टडी द फर्स्ट टाइम द सिस्टमैटिक कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन। सिस्टमैटिक होता है, कंसेप्ट में क्या है आपका, ये बताया गया है कि इंग्लिश जब आप पढ़ रहे हो ना, तो कम्युनिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि फर्स्ट हाउ टू pronounce this word, and after that what you follow in the speech process। तो स्पीच प्रोसेस में आप क्या चीज़ को फॉलो करते हो, वो सिस्टमैटिक होना चाहिए। कम्युनिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट इन मॉडर्न मैनेजमेंट। आज के टाइम पे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बेसिकली मैनेजर इज़ ए कम्युनिकेटर। जो मैनेज करता है वो कम्युनिकेटर होता है एंड विच इज़ अवेलेबल थ्रू कम्युनिकेशन। आप अगर मैनेजमेंट करना चाहो, अगर इजीली मैनेजमेंट करना चाहते हो हर एक पॉइंट पे, इंडिविजुअल ग्रुप्स को इन्फॉर्मेशंस देना चाहते हो, या फिर कम्युनिकेशन मॉडर्न मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग यूज़ करना चाहते हो, लैंग्वेज को यूज़ करना चाहते हो कि मैनेजर इज़ ए कम्युनिकेटर एंड टीचर टू। जो मैनेज करता है, जो इंग्लिश लैंग्वेज पे बात करता है या कोई भी लैंग्वेज पे कुछ डिलीवर करता है, वो क्या है, वो कम्युनिकेटर भी है प्लस टीचर भी है। इंफॉर्मेशन इज द टूल इन द हैंड्स ऑफ मैनेजमेंट विच इज़ अवेलेबल थ्रू कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के थ्रू मैंने पहले ही बोला कि हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू को शेयर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। तो उस अकॉर्डिंग ये पता चला कि कम्युनिकेशन के थ्रू इन्फॉर्मेशन शेयर होता है प्रॉपर्ली, ठीक है। इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्ली शेयर होता है। देन द कम्युनिकेशन में भी स्पोकन और रिटन। जो भी आप कम्युनिकेट करते हो, आप दो वे से नॉर्मली कर सकते हो, एक होता है बोल के, एक होता है लिख के। इन कम्युनिकेशन देयर आर 3 एलिमेंट्स। इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, द स्पीकर एंड द स्पीच। स्पीकर प्रेजेंट है, स्पीच है एंड द ऑडियंस जो सुनते हैं उसको हमने लिसनर बोल दिया। स्पीकर जो बोलता है पर्सन होगा। स्पीच जो होता है, जो पोर्शन में हम लोग को बात करना पड़ता है या जो कंसेप्ट के लिए बात करना पड़ता है, दैट इज द सब्जेक्ट। अभी देखो, अकॉर्डिंग टू कुंस एंड ओ डोनेल, इनके अकॉर्डिंग क्या है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन बिटवीन द 2 और मोर पर्सन्स विद ए व्यू टू क्रिएट एन अंडरस्टैंडिंग इन द माइंड ऑफ द अदर्स। लोगों के माइंड में जैसे कोई चीज़ों को डाल सको या समझा सको, उसके लिए जो प्रोसेस का अप्लाई किया जाता है वो है कम्युनिकेशन। मतलब एक चीज़ का आप व्यू पॉइंट्स क्रिएट करना चाहते हैं, किसी चीज़ों के बारे में समझाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो चीज़ तो कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू कुंज एंड ओ डोनेल के अकॉर्डिंग क्या है ना, कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन दी 2 और मोर पर्सन्स विद ए व्यू टू क्रिएट एन अंडरस्टैंडिंग इन द माइंड ऑफ द अदर्स। लोगों के माइंड में जो कन्फ्यूजन्स होते हैं ना, उसको क्लियर किया जा सकता है थ्रू कम्युनिकेशन प्रोसेस। सो हम कम्युनिकेट करते हैं कब ना, जब पॉइंट ऑफ व्यूज़ को हमें एक्सचेंज करना रहता है, डिलीवर करना रहता है या ट्रांसफ़र करना रहता है कोई इन्फॉर्मेशन को। अगर सपोज़ कोई अंडरस्टेबल पॉइंट्स नहीं है, तब उस टाइम पे हमें उस पॉइंट को समझने के लिए कम्युनिकेशन का यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पे हम इन ब्रीफ का यूज़ कर सकते हैं। इन ब्रीफ, कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सेंडर टू रिसीवर। ये चीज़ चलते रहता है एंड विद द स्पेसिफिक पर्पस के साथ ये कंटिन्यू होगा। इन कम्युनिकेशन मिनिमम 2 पर्सन्स आर इन्वॉल्व। एक कम्युनिकेशन प्रोसेस में मिनिमम कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं, 2 लोग इन्वॉल्व होते हैं। एक सेंडर होगा, एक रिसीवर होगा। यू नो दैट बेटर कि प्रीवियसली इन ICT ऑलरेडी वी डिस्कस्ड मेनी टाइम्स, ठीक है। इन कम्युनिकेशन प्रोसेस 2 चीज़ तो होते ही हैं कॉमन, दैट इज़ अ पर्सन ए और पर्सन बी। इनको हम देखो, फॉर द फर्स्ट टाइम जो वर्क हो रहा है उसके लिए
ये मैं सेंडर हूँ, सोच लो, दिस वन इज़ मी एंड दिस वन इज सेंडर। ये कौन है? सेंडर है। सेंडर से इन्फॉर्मेशन किसको जाएगा ना, सेकंड पर्सन तक, जो कि रिसीवर है। पर रिसीवर जब अगेन बात करेगा पहले पर्सन से, तो रिसीवर अभी कौन है? सेंडर है। एंड ये अभी कौन बनेगा ना, सेकंड प्रोसेस के लिए रिसीवर सेंडर बन जाएगा एंड सेंडर जो पहले था वो रिसीवर बन जाएगा। तो ये कंटिन्यू होते रहता है। एंड इस प्रोसेस में 2-3 स्टेप्स हैं, जैसे कि इनकोडिंग एंड मीडियम ऑफ मैसेज एंड डिकोडिंग। मतलब इन्फॉर्मेशन को पहले इनकोड करना पड़ता है, आफ्टर दैट अगेन डिकोड करना पड़ता है इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, मतलब ये 2 पर्सन्स हमें मिनिमम चाहिए कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए, एक सेंडर है तो एक रिसीवर होगा। अभी देखो कौन से पॉइंट है, ये पॉइंट्स आप लोग ऑलरेडी आईसीटी में पे पढ़ चुके हैं। दैट इज 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स आर कंसीडर्ड। यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को हमने कंसीडर किया है। दिस एलिमेंट्स आर, कौन से एलिमेंट्स हैं ना, सोर्स, ट्रांसमीटर, मैसेज, रिसीवर। पहले सोर्स इज द फर्स्ट एंड वेयर द पर्सन्स आर वर्किंग एज द सोर्स विथ स्किल्स। अभी देखो मुझे अगर कोई चीज़ डिलीवर करना है तो मेरे माइंड में वो अराइज हो रहा है ना, तो जो इन्फॉर्मेशन मेरे माइंड में अराइज हो रहा है, फॉर द फर्स्ट टाइम के लिए अराइज हो रहा है एंड मैं उसको आप तक पहुंचाना चाहती हूँ, तो दैट इज कॉल्ड द सोर्स। नंबर 2 क्या है? ट्रांसमीटर मतलब यहाँ पे क्या होता है ना, 5 सेंसेस का यूज़ किया जाता है ट्रांसमिट करने के लिए, इन्फॉर्मेशन सेंड करने के लिए। जस्ट लाइक आप सुन के कर सकते हो, देख के कर सकते हो, या फिर टच करके, स्मेल करके और टेस्ट करके। नेक्स्ट मैसेज क्या होता है ना, कंटेंट होता है कम्युनिकेशन प्रोसेस का, एक इन्फॉर्मेशन का कंटेंट होता है एंड जिसके थ्रू हम पास करने से क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट पॉइंट और क्लियरली आगे तक पहुंच पाएगा। रिसीवर क्या है ना, रिसीवर इज ए पर्सन और हु रिसीव द नॉलेज एंड स्किल्स एंड दिस इज द अदर एंड। देखो अगर ये आपका फर्स्ट पॉइंट है जहाँ पे इसको हमने बोल दिया क्या, ये सेंडर है, सेंडर 1 है, तो ये फॉर द सेकेंड टाइम जब इन्फॉर्मेशन को कैरी करेगा तब ये सेंडर 2 बन जाएगा, मतलब एक्सचेंज हो जाएगा कुछ टाइम के लिए। बट ये अगर सेंडर है, ये रिसीवर 1 है। अगर ये इन्फॉर्मेशन अभी देना चाहता है तो ये सेंडर 2 है, तो ये क्या बन जाएगा, रिसीवर 2 बनेगा। तो ऐसा हमारा प्रोसेस चलता है एंड सेंसेस का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। रिसीवर ऑलवेज रिसीव करता है इन्फॉर्मेशन को एंड उसी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आगे क्या होता है ना, आपका पास इट ऑन ऐसे ही होते रहता है। ठीक है, क्या हो गया, ठीक टाइम पे ज्वाइन नहीं कर रहे हैं बच्चे, सब अभी ज्वाइन करें। चलो, तो अगेन देखो कम्युनिकेशन फ्लो कैन बी हाईलाइटेड एज फॉलोस। कैसे कैसे कम्युनिकेशन हो सकते हैं, आप ये देखो कम्युनिकेशन कैसे होगा ना, कम्युनिकेटर, पहले तो मैं आपके लिए कम्युनिकेटर हूँ अभी, बिकॉज मैं सारे इन्फॉर्मेशन आपको दे रही हूँ, तो मैं कम्युनिकेटर हूँ। एंड आफ्टर दैट कम्युनिकेट जो हो रहा है, तो कम्युनिकेशन के थ्रू पहला तो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा। सो फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन इन्फॉर्मेशन यू हेयर, तो दैट इन्फॉर्मेशन इज इन द इनकोडेड फॉर्म। दैट मीन्स यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन को हमने इनकोड कर दिया, कोई पॉइंट को हमने एक ही लाइन पे बांध लिया है। उस इन्फॉर्मेशन को हम क्या करें ना, मैसेज बोलते हैं। इस मैसेज को मीडियम के थ्रू, माध्यम के थ्रू हमने डिकोड कर लिया, इन्फॉर्मेशन में क्या छुपा हुआ है वो पॉइंट को हम जान लिए। एंड उसके बाद रिसीवर क्या करेगा ना, रिसीवर रिसीव करने के बाद फीडबैक दे सकता है एंड फीडबैक किसको देगा, टू कम्युनिकेटर। अभी देखो कम्युनिकेटर में कौन कौन हो सकते हैं ना, कम्युनिकेट कोई भी कर सकता है, जैसे कि क्लाइंट हो गया, कस्टमर हो गया, या HODs हो गया। एनकोडिंग क्या होगा ना, एनकोडिंग में लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो भी आता है या फिर आप बोलते हैं, वो सारे आपका देखो पर्टिकुलर एक लैंग्वेज में बात करते हो एंड ये लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करना पड़ता है एंड उस अकॉर्डिंग आपके बॉडी लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैसेज कैसा होना चाहिए ना, मैसेज आपका क्लियर होना चाहिए, अनएम्बिग्यूअस, मतलब उसमें कन्फ्यूजन्स नहीं होने चाहिए, आइडियल्स होने चाहिए एंड इंपॉर्टेंट होना चाहिए। मीडियम क्या है ना, टोन ऑफ वॉइस, मतलब यहाँ पे देखो मीडियम, अगर ये ICT होता तो मीडियम आपके मोबाइल फ़ोन्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ये हो सकते थे, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि कम्युनिकेशन अगर नॉर्मल कर रहे हैं, जैसे कि अभी मैं अपना वॉइस का यूज़ कर रही हूँ, तो टोन ऑफ वॉइस, फेस टू फेस और जेस्चर का यूज़ करते हैं। रिसीवर क्या करेगा ना, अंडरस्टैंड करेगा पॉइंट को, जो पॉइंट सेंडर बोलना चाहता है एंड उसके एटीट्यूड को भी चेक करेगा। फीडबैक किसे देंगे, कम्युनिकेटर को देंगे फीडबैक। ठीक है, अभी देखो नेटवर्क्स और चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन कितने टाइप्स में होता है ना, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, 4 वेराइटीज़ के कम्युनिकेशन है। डाउनवर्ड चैनल्स, अपवर्ड चैनल्स, डायगोनल चैनल्स एंड इनफॉर्मल चैनल्स। ठीक है, ये 4 वेराइटीज़ है जिसके थ्रू आपका कम्युनिकेशन पॉसिबल हो सकता है, हर एक चीज़ का एक एक लाइन लिखना, ज़्यादा नहीं लिखना है इस पॉइंट पे। डाउनवर्ड चैनल्स क्या है ना, ये इन्फॉर्मेशन डाउन की तरफ जाता है, अप की तरफ नहीं जाएगा, मतलब भैया आपका क्या है, इन्फॉर्मेशन नीचे नीचे आने वाला है, ये A से B आ गया, B से C आ गया, ऐसे इन्फॉर्मेशन नीचे आते जाएंगे, तो दैट इज कॉल्ड द डाउनवर्ड चैनल। ठीक है, जस्ट लाइक आप वर्क असाइनमेंट कर रहे हैं, परफॉर्मेंस दे रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं या इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, तो इसमें ये चीज़ डाउनवर्ड चैनल्स आता है। अपवर्ड चैनल्स क्या है ना, ये उल्टा है, ये इन्फॉर्मेशन फ्लो करेगा ऊपर की तरफ। सो इट मीन्स व्हेन इन्फॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम द लोअर लेवल टू वन और मोर हायर लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक संस्था में
जब इन्फॉर्मेशन एक लोअर लेवल से हायर लेवल तक जाता है उसको बोला गया अपवर्ड कम्युनिकेशन। ये जैसे आपके मीटिंग्स होते हैं या सुपेरियर के साथ आपका कोई इमीडिएट मीटिंग है, स्टाफ मीटिंग है, सुपेरियर रिपोर्ट्स प्रिपेयर करे, तो उसमें क्या है, आप कभी भी अपने से बड़े सुपेरियर को कुछ ऐसे डांट के नहीं बोल सकते, तो इन्फॉर्मेशन भी सेंड करना पड़ता है छोटे छोटे पॉइंट्स में। तो इन्फॉर्मेशन को फाइनली हम लोग अपवर्ड चैनल्स के थ्रू भेज रहे हैं, इतना इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा नहीं लिखना है। डायगोनल चैनल्स क्या है ना, डायगोनल चैनल्स इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन अमॉन्ग ऑल डिपार्टमेंट्स। मतलब ये क्या है कि सारे लोग जहाँ पे जो भी प्रेजेंट है वो एक्सचेंज करेंगे अपना इन्फॉर्मेशन को। तो वो मे बी वर्टिकल हो सकता है, हॉराइजॉन्टल हो सकता है, अपवर्ड हो सकता है, कि दैट इज़ अ डाउनवर्ड हो सकता है। ये इन्फॉर्मेशन ऐसे पास होगा। डायगोनल चैनल्स कैन टेक एनी फॉर्म इंक्लूडिंग, ये कहीं पे भी हो सकता है, मीटिंग्स में, रिपोर्ट्स में, मेमोज में, एट्सेट्रा में। ये टास्क कोऑर्डिनेशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है। सो हम लोग एक ही, जैसे सोच लो टेबल में बैठे हैं एंड चारों के चारों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, या फिर मोर देन 5, 4, 6 पर्सन एट ए टाइम एक दूसरे से बात करें कोई भी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, तो दैट वन इज कॉल्ड डायगोनल चैनल। अभी देखो इनफॉर्मल चैनल क्या होता है ना, इनफॉर्मल चैनल इंक्लूड द हॉराइजन और हॉराइजॉन्टल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड वर्टिकल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन विद द पर्सन एट द डिफरेंट लेवल्स। देखो अगर इन्फॉर्मेशन सेम लाइन में है, दैट मीन्स इन्फॉर्मेशन ऐसा मूव कर रहा है, तो दैट वन इज कॉल्ड हॉराइजॉन्टल। जब इन्फॉर्मेशन ऊपर की तरफ मूव करता है तो दैट इज कॉल्ड आपका वर्टिकल। सो वर्टिकल में इन्फॉर्मेशन एंड हॉराइजॉन्टल में इन्फॉर्मेशन डिफरेंट लेवल्स में होता है, डिफरेंट लोग के साथ होता है, ठीक है। एंड दिस काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन इज यूजफुल टू स्पीडिंग अप द इंफॉर्मेशन फ्लो। अगर आप इंफॉर्मेशन फ्लो को बढ़ाना चाहते हो या फिर तो आपको इसी टाइप का चैनल का यूज़ करना पड़ेगा। एंड इट इज़ सिंपली इनफॉर्मल इन नेचर, इनफॉर्मली होता है इन नेचर में। एंड कंपनीज, न्यूज़ चैनल, इन हाउस मैगजीन, बुलेटिन, नोटिस बोर्ड, ये सब में यूज़ किया जाता है इसको। नेक्स्ट डेफिनेशन देख लो, एनी वन डेफिनेशन, थोड़ा बड़ा है, एक ही डेफिनेशन देखे, ज़्यादा बड़ा नहीं। तो यहाँ पे देख लेना, कम्युनिकेशन इज द सम टोटल और ऑफ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली ट्रांसमिटेड फीलिंग्स, एटीट्यूड्स एंड विशेस। कम्युनिकेशन क्या करता है ना, सम टोटल ऑफ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कहीं पे भी अगर इन्फॉर्मेशन सेंड करे, वो इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या करता है ना, सेंड करता है, एक दूसरे को सेंड करता है। अनकॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली ट्रांसमिटेड फीलिंग्स, एटीट्यूड्स एंड विशेस, जितने भी आपके विशेस है, प्लान्स है, उसको वो शेयर करने में हेल्प करता है एक दूसरे में, डायरेक्टली हो, इनडायरेक्टली हो, कॉन्शियसली हो, अनकॉन्शियसली हो। और क्या हो सकता है ना, कम्युनिकेशन का मीन्स है द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज, इमोशन, स्किल्स बाय द यूज ऑफ सिम्बॉलिक वर्ड्स, पिक्चर, फिगर, ग्राफ्स। सो इसके थ्रू क्या कर सकते हो ना, ये भी एक एक्ट और प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन है, दैट इज यूजुअली कॉल्ड कम्युनिकेशन, जिसको हम कम्युनिकेशन बोल सकते हैं। इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस क्या है, देखो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस ये बोल रहा है कि कम्युनिकेशन को आप कैसे जानते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, वो एक फोर्स है, पोटेंशियल है, एनर्जी है, या फिर ब्रीजर्स है, ठीक है। कम्युनिकेशन मॉडिफाई भी होता है एंड एज पर द नीड ऑफ द सोसाइटी हमें चेंज भी करना पड़ता है। एंड इट इज़ एसेंशियल फॉर द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फंक्शनिंग एंड बिकॉज इट इंटीग्रेट्स द डिफरेंट मैनेजरियल फंक्शन। मतलब कम्युनिकेशन डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल करता है, डिफरेंट मैनेजरियल फंक्शंस को कंट्रोल करता है। Communication is important for organization because of it enable to establish organization goal. सो ये किस में हेल्प करता है ना, ये सबके लिए सोचता है कि एक साथ मिलके कोई गोल को कंप्लीट करें। ये वैसा ही प्लानिंग करता है कि इसके थ्रू डेवलपमेंट हो, अचीव करो आप कुछ चीज़ों को। एंड ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज का भी यूज़ होता है। कम्युनिकेशन हेल्प मैनेजर टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल नीड। देखो कम्युनिकेशन जैसा होगा उसके बेसिस पे एक दूसरे को आप हेल्प कर सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो। म्यूचुअल ट्रस्ट रखना भी इंपॉर्टेंट है, इसके थ्रू एक दूसरे को रिएक्शंस देना, विजुअल एड से हेल्प करना, कम्युनिकेशन, ये सारा नीड होता है इंटरपर्सनल पॉइंट्स पे, जिसको हम बोल सकते हैं इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है ना, कितना इंपॉर्टेंट है। देखो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है ना, इन्फॉर्मेशन देना, एडवाइस देना, ऑर्डर, काउंसलिंग, परसुएशन, सजेशन, रिक्वेस्ट, अपील, कंप्लेंट, वार्निंग, रिपोर्ट, एजुकेशन, मिसिंग, मोरल एंड मोटिवेशन, ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन क्या है, बैरियर्स रोक टोक होता है। लिमिटेशंस ऑफ रिसीवर्स कैपेसिटी, अगर आपका कैपेसिटी उतना बड़ा नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं है, तो हम क्या हो जाएंगे ना, हमारा जो कम्युनिकेशन का कैपेसिटी है वो थोड़ा सा छोटा पड़ जाएगा, वो थोड़ा कम चलेगा, क्योंकि आपके पास कैपेसिटी नहीं है रिसीव करने का, सो दैट ये थोड़ा कम पड़ जाएगा। अनकॉन्शियस मैकेनिज्म क्या होता है, जो बड़बड़ाना, ठीक है, नींद में भी बड़बड़ाना, तो वो अनकॉन्शियस है। कंफ्यूज प्रेजेंटेशन, जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो कोई चीज़ों में तो नीट एंड क्लीन देना ट्राई करिए एंड वर्दी होना चाहिए। एब्सेंस ऑफ कम्युनिकेशन फैसिलिटी, कम्युनिकेशन फैसिलिटी का अगर प्रॉब्लम हुआ, फिजिकल डिस्टेंस, लैक ऑफ टाइम, नॉइज, फेल्यूर ऑफ मैकेनिकल
मैकेनिकल, रुको, इक्विपमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे फिजिकल डिस्टेंस, लैग टाइम, नॉइस फेल्यूर, ये सारा चीज़ों में क्या हो जाएगा, ये थोड़ा थोड़ा कम करना स्टार्ट करें। बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, तो ऐसे भी खराब मैसेजेस आते हैं। लैक ऑफ प्लानिंग, अनक्लैरिफाइड एजम्पशंस, लैक ऑफ ट्रस्ट ऑन कम्युनिकेटर एंड दैट इज़ अ इम्पर्सनल कम्युनिकेशन। तो जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे बैड एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस मैसेजेस देने से, या क्लैरिफाइड एजम्पशंस ना हो तो, या फिर आपका कम्युनिकेटर का ट्रस्ट कम हो, एंड इंटरपर्सनल जो कम्युनिकेशन है, इंटरपर्सनल जो कम्युनिकेशन है वो हम इम्पर्सनल बोला गया। इंटरपर्सनल इज़ डिफरेंट फ्रॉम द इम्पर्सनल। सो दैट इज़ इंटरपर्सनल मतलब एक दूसरे के साथ हम जॉइन हो पाएंगे कम्युनिकेशन पे। इम्पर्सनल बोलने से वहाँ पे पर्सन्स का कोई काम नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी देखो 7 C's इन कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। एक होता है कैंडिड, इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ अ कैंडिड, देन आया क्लियर, देन कंप्लीट, कंसियस, कॉन्क्रीट, करेक्ट एंड कोटियस। सो ये सारा आपका कम्युनिकेशन का 7 C's। 8 इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस इन कम्युनिकेशन। 8 इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस इन कम्युनिकेशन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल कम्युनिकेट कर रहे हो ना, तो आपको अपने बारे में भी बताना पड़ेगा, प्लस ट्रस्ट भी करना पड़ेगा। तो इन्फॉर्म योरसेल्फ, खुद को पहले पता करो कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्यों कम्युनिकेशन चाहिए, क्यों नहीं चाहिए। उसके बाद ट्रस्ट ऑन ईच अदर, कम्युनिकेशन कर रहे हो तो कुछ बात बोलते बोलते आपके छोटे छोटे पॉइंट्स भी शेयर हो जाते हैं, तो उसको ट्रस्ट ऑन ईच अदर होना चाहिए, बट कुछ रेंज में नहीं होना से अच्छा है। फाइंड कॉमन ग्राउंड टू एक्सपीरियंस, फाइंड कॉमन ग्राउंड। देखो आप भी कम्युनिकेटर हो, मैं भी कम्युनिकेटर हो, जब आप दोनों ही शेयर कर रहे हो कोई चीज़ों को, तो एक दूसरे के बारे में जान लेना चाहिए। इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप अगर एक दूसरे के बारे में जानते हो तो और टाइम सेव हो जाएगा। फाइंड कॉमन ग्राउंड ऑफ एक्सप्रेस, यूज नोन वर्ड्स, जो वर्ड्स यूज़ करोगे वो जैसे सबको ही जाने, तो दैट इज़ यूज नोन वर्ड्स। हैव रिगार्ड फॉर कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सहानुभूति किस में होना चाहिए? कॉन्टेक्स्ट के पास। सिक्योर एंड होल्ड रिजर्व अटेंशन, तो रिजर्व अटेंशन मतलब कोई लैंग्वेज ऐसा होता है ना उसमें जो है उतना ही पढ़ना पड़ेगा, बट यहाँ पे आप अपना वर्ड्स मेकिंग कर सकते हो, आपका सेंटेंस मेकिंग कर सकते हो प्रॉपरली, तो इस अकॉर्डिंग लिखा गया। सिक्योर एंड होल्ड रिजर्व अटेंशन, तो यहाँ पे आपको अच्छा रिजल्ट भी करना है एंड अच्छा रिजल्ट भी। रिजल्ट मतलब क्या है? देखो आप कम्युनिकेशन कर रहे हो तो रिजल्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है, डिलीवर करना। सो डिलीवर करने के लिए आपको पहला है कि अटेंशन सही करना चाहिए, कोई भी चीज़ को पकड़ के रखना इंपॉर्टेंट होता है। सिक्योर एंड होल्ड रिजर्व अटेंशन, सबका अटेंशन को आप क्या करेंगे? फिक्स करेंगे अपने लैंग्वेज के थ्रू। यूज़ एग्जाम्पल्स एंड विजुअल एड्स, तो एग्जाम्पल्स भी आप बहुत सारा यूज़ करेंगे बिकॉज कम्युनिकेशन में हेल्प होता है। एंड विजुअल एड्स, विजुअल एड्स मतलब जो चीज़ों को आप देख सकते हैं, ठीक है। विजुअल एड्स जैसे आपके सिर्फ देख के आप समझ सकते हो, जैसे आपके हो गए स्मार्ट बोर्ड, या फिर बोर्ड हो जाएगा, डिस्प्ले बोर्ड्स भी हो जाएगा, तो ये सब आएंगे। गिव रिएक्शंस, ऑलवेज गिव रिएक्शंस का मतलब है फीडबैक देना। फिर उसके बाद देखो 9 की स्टेप्स इन कम्युनिकेशन, 9th पॉइंट पे 9 की स्टेप्स है। तो पहला पॉइंट इधर से स्टार्ट हुआ, दिस वन, डिफाइनिंग द पर्पस, पहले पर्पस को डिफाइन करें। आइडेंटिफाई योर सब्जेक्ट्स, जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उसको आइडेंटिफाई करें। एंड देन डिटरमाइन द स्केल, तो स्केल के ऊपर आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा, या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। ऑन सेट, वन सेट एट ए टाइम, प्लान द सीक्वेंस एंड एंश्योर देयर कम्युनिकेशन। अभी देखो वन स्टेप एट ए टाइम, हम लोग एक साथ एक ही स्टेप लेंगे, एंड ये प्लान एंड सीक्वेंस किया गया, एंड एंश्योर द इंटर कम्युनिकेशन, इन इंटर कम्युनिकेशन को सपोर्ट किया गया। क्रिएट इंटरेस्ट, चीज़ों में इंटरेस्ट लाना। विजुअल अपील एनालिस्ट करना कि इसके लिए कौन सी विजुअल क्या चाहिए, आपके अपील चाहिए। एंड चेक द स्कोर, स्कोर चेक करना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, 10 कॉजेस ऑफ इनएफेक्टिव कम्युनिकेशन, 10 पॉइंट्स हैं, 10 कॉजेस हैं, आप 5-6 लिखो हो जाएगा। इम्प्रॉपर एक्सप्रेशन, जब अपना एक्सप्रेशन दे रहे हो तो प्रॉपरली दो। नंबर 2, फेल्यूर टू रिकॉग्नाइज दैट रिसीविंग इज एन इम्पॉर्टेंट एज सेंडिंग, तो यहाँ पे बोला गया हम फेल्यूर कब होते हैं? जब हम एक पॉइंट बोल रहे हैं एंड सेंडर उसको सेंड कर चुका है बट रिसीवर उसको समझ नहीं पा रहा है, ठीक है, इसमें कन्फ्यूज़न होता है। टेंडेंसी टू ओवरकम कम्युनिकेट, टेंडेंसी टू ओवरकम कम्युनिकेट, जो बार बार बात करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए आपका टेंडेंसी आता है, उसको थोड़ा सा सल्यूशन देना, या फिर उसको आप थोड़ा सा टाइम लेके करोगे तो हमें लिमिटेड इन्फॉर्मेशन को बट बार बार रिपीटेडली यूज़ करके दे सकते हैं। फेल्यूर टू रिकॉग्नाइज दैट राइट एटमोसफियर, फेल्यूर टू रिकॉग्नाइज दैट राइट एटमोसफियर, तो सही एटमोसफियर बनाना इंपॉर्टेंट है, बट इसमें इनएफेक्टिव होता है। अगर सही इन्वायरमेंट नहीं हुआ तो ये आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस खराब हो जाएगा।
टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन एंड विजुअल कम्युनिकेशन। ये 3 टाइप के होते हैं कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन जो बोल के किया जा सकता है, रिटन कम्युनिकेशन जो लिख के, विजुअल कम्युनिकेशन कोई चीज़ों को देख के देन उसके ऊपर रिएक्ट करना, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन कितने टाइप का है देखो। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन मतलब इन बिटवीन द टू, दो लोगों के अंदर जो कम्युनिकेशन होता है दैट इज कॉल्ड द इंटरपर्सनल, मतलब सेकंड वन। फर्स्ट वन में क्या है, इंट्रापर्सनल, जब इंसान खुद से ही बात करता है, खुद से ही प्रॉब्लम सॉल्व करने को ट्राई करता है, दैट इज कॉल्ड इंट्रापर्सनल, ठीक है, इंट्रापर्सनल। ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है, पूरे ग्रुप में एक साथ बैठेंगे एंड आपको एक कम्युनिकेशन के लिए टॉपिक दिया जाएगा जस्ट लाइक द जेडी, एंड उस पर आप लोग बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। देन देखो ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं एंड उसमें भी आपको कम्युनिकेशन करने के लिए पर्सन्स का हेल्प चाहिए। देन देखो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल क्या बोला गया, इनफॉर्मल है मतलब घर से स्टार्ट हो सकता है। मास करिकुलम, मास करिकुलम क्या होता है ना, सॉरी करिकुलम बोलिए, मास कम्युनिकेशन क्या होता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ बात करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ बात करना। अभी देखो मैसेज लूजेस इन कम्युनिकेशन, पहले क्या होता था, जब मैनेजमेंट होता था अंडरस्टैंड करके वो 100 टाइम का था, फिर अभी VP अंडरस्टैंडिंग आया तो दैट इज़ अ 60%, सुपेरियर अंडरस्टैंडिंग आया तो 56, एंड प्लांट मैनेजर्स अंडरस्टैंडिंग लेवल इज़ 40%, फोरमैन्स अंडरस्टैंडिंग इज़ 30% एंड वर्कर्स अंडरस्टैंडिंग इज़ 20%, ऐसे रेंज बनाया गया, ठीक है। अभी देखो वर्बल प्लस लोकल प्लस वोकल प्लस फेशियल इक्वल्स टू द टोटल इम्पैक्ट ऑफ मैसेज। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर कौन डिपेंड करता है ना, ये सारी चीज़ों के ऊपर टोटल इम्पैक्ट ऑफ मैसेज। तो वर्बल कितने परसेंटेज होता है ना, दैट इज 7-1, वोकल 38, वोकल 38, देन फेशियल 55% एंड टोटल इम्पैक्ट ऑफ मैसेज दैट इज 100%। 7% दैट मीन्स वर्ड्स, 7% यहाँ पे क्या रहेगा ना, वर्ड्स रहेगा। कम्युनिकेशन में जो चीज़ आप इंपॉर्टेंट मानते हो तो वहाँ पे कम्युनिकेशन क्या रहेगा ना, वर्ड्स रहेंगे। ये कंपलसरी होने से आपको डिफरेंट वेज से यूज़ कर सकते हैं। देखो 7% आपके वर्ड्स हैं, 93% आपके बॉडी लैंग्वेज है, जैसे कि आप कोई टाइमिंग है या पोस्चर देना चाहते हैं, जेस्चर है, आई कॉन्टैक्ट है, इमोशंस है, एक्सप्रेशन, अपीयरेंस एंड प्रॉक्सिमिटी, ये सारा चीज़ है। Communication is important in modern management because basically the manager is a communicator। ये पहले पॉइंट भी पढ़ा था, मैनेजर क्या होता है, एक कम्युनिकेटर होता है एंड इंफॉर्मेशन इज द टूल इन द हैंड्स ऑफ मैनेजमेंट। तो हैंड्स, मैनेजमेंट के हैंड्स में ये टूल्स क्या है, इंफॉर्मेशन एक टूल जैसा है, ठीक है। द कम्युनिकेशन में बी स्पोकन एंड और विश, स्पोकन और रिटन, ये भी दोनों आप पढ़ चुके हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आपके कम्युनिकेशन होते हैं। एक होता है ओरल, एक होता है आपके रिटन, एक होता है आपका क्या है, ओरल रिटन, देन यहाँ पे था ओरल रिटन विजुअल, ठीक है, ओरल रिटन विजुअल। अभी कम्युनिकेशन में बोला गया है कि कम्युनिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है स्पीकर, बिकॉज स्पीकर हो गया या स्पीच हो गया, ऑडियंस हो गया, दे आर द मेन एलिमेंट थ्रू विच वी कैन कंक्लूड दैट कि कम्युनिकेशन एक इंपॉर्टेंट थिंग है। ये एक पॉइंट भी मेंशन किया है कि कैंडिड, क्लियर, कंप्लीट, कंसियस, कॉन्क्रीट, करेक्ट एंड कोटियस होता है। ये रिक्वायर्ड है एक फीमेल के लिए या फिर एक मेल के लिए, एक बॉस के लिए, एक टीचर के लिए, एक बच्चे के लिए, ये सोसाइटी में हो। मतलब इंटरपर्सनल स्किल जब भी डेवलप करना है उसमें आपका कम्युनिकेशन बेस्ट वे में होना चाहिए, जिसके थ्रू आप प्रेजेंटेशन दे सको, लोगों के साथ बात कर सको, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ कर सको एंड प्रॉपर आपका जो जेस्चर के थ्रू एक होता है कम्युनिकेशन, एक नॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, दोनों कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए। बॉडी लैंग्वेज जो अभी बोल रहा था, बॉडी लैंग्वेज एंड प्रेजेंटेशन दोनों ही इंपॉर्टेंट होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए कम्युनिकेशन के लिए। टीचर्स आर ट्रांसफॉर्मर्स ऑफ द नॉलेज, ऑलरेडी मैं बोल चुकी हूँ कि टीचर्स क्या होते हैं, ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं। वो ऑलवेज आपको मॉडिफाई करेंगे थ्रू हिज और हर वॉइस और वर्ड्स। सो एंड इन दिस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ द नीड ऑफ टाइम। ये जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता है जिसके थ्रू आप किसी के साथ बात करना चाहते हो या इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो, सो इस टाइम पे जो ट्रांसफॉर्म आप कर रहे हो, जैसे कि इन्फॉर्मेशन को शेयर किया, तो वो उस टाइम पे कम्युनिकेशन बहुत ही क्या हुआ ना, इंपॉर्टेंट बन गया एंड दिस इज़ द नीड ऑफ टाइम। नीड ऑफ टाइम होना चाहिए, नी ऑफ टाइम नहीं होगा, दिस इज़ द नीड ऑफ टाइम। सो आपका जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो 1 डे पे नहीं हो सकता, उसके लिए बहुत सारा टाइम चाहिए, वन आफ्टर अनदर। जैसे जैसे टाइम बीतते जाएंगे आप धीरे धीरे करके सारा कुछ सीखते जाते हो, कैसे कम्युनिकेशन करना है, लिख के करना है, बोल के करना है, जेस्चर के थ्रू करना है, कैसे करना है, ये सब कुछ आ जाता है। क्या हम क्लियर हैं? थोड़ा बहुत है, मैं आपको बताते जा रही हूँ जितना इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ। ये क्वेश्चंस आपके फ्यूचर मतलब आपके ओस्टेट के वजह से मतलब यूज़ आएगा, ओस्टेट में भी यूज़ आएगा अगर उसमें यूज़ करना चाहो तो।
एक क्वेश्चन आता है ना, रेफरेंस स्किल्स क्या होता है, मतलब रेफरेंस स्किल मतलब तो क्या है, कौशल है, बट रेफरेंस मतलब उसका यूटिलाइज कर रहे हो दूसरे कामों में, ठीक है, उसका यूटिलाइज करके सप्लीमेंट के अकॉर्डिंग जैसे यूज़ करते हैं ना, वैसे यूज़ करके हम वेराइटी ऑफ इन्फॉर्मेशन को और भी गैदर कर सकते हैं। तो उस अकॉर्डिंग बिंग एन इंग्लिश टीचर, आप एक इंग्लिश टीचर, बिकॉज आप लोग पेडागोजी पढ़ रहे हो, सो बिंग एन इंग्लिश टीचर वन हैज़ टू एक्वायर अ वेराइटी ऑफ स्किल्स। आपके पास बहुत सारे स्किल्स हैं, इन्फॉर्मेशन है। एंड सेकेंडली, फर्स्ट तो आप इंग्लिश टीचर है, इसलिए आप क्या करते हो, वेराइटी ऑफ स्किल्स एंड इन्फॉर्मेशन का यूज़ करो। सेकेंडली, शी और ही हैज़ टू प्रेजेंट इट इन एन इफेक्टिव मैनर बिफोर द स्टूडेंट। देखो, आप चाहते हो कि आपका जो लैंग्वेज है वो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से हो, उसलिए आप क्या कर रहे हो ना, पहले तो स्किल सीख रहे हो, इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, आफ्टर दैट इसको प्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। फॉर बोथ ऑफ अबव, दोनों चीज़ के लिए क्या चाहिए ना, फॉर बोथ ऑफ द अबव थिंग्स ए टीचर हैज़ टू टेक द रेफरेंस ऑफ मेनी थिंग्स। आपको ना इसकी वजह से टीचिंग जैसे प्रॉपर हो सके, प्रेजेंटेशन आपका अच्छा हो सके, इसलिए आप डिफरेंट चीज़ों को फॉलो करते हैं, जिससे आपका जो भी चीज़ रॉन्ग हो रहा है या फिर थोड़ा मॉडिफाई करना चाहते हो वो हो जाता है। तो दैट इज़ कॉल्ड रेफरेंस स्किल, उसको हम बोलते हैं रेफरेंस स्किल। बट एक ही पॉइंट है, ये ऑथेंटिक होना चाहिए एंड वैलिड भी होना चाहिए, मतलब ये इन्फॉर्मेशन ऐसा है कि सारे लोगों को यूटिलाइज में आए, यूज़ में आए, ऐसा पॉइंट है। देयरफॉर रेफरेंस स्किल क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस कैरी करता है, नॉट ओनली फॉर द टीचर बट ऑल्सो फॉर द स्टूडेंट, दोनों के लिए। रेफरेंस मटेरियल में क्या आता है, जैसे कि डिक्शनरीज आ गए, एनसाइक्लोपीडिया आ गया, बुक्स आ गए, ईयर बुक्स आ गया, पूरे साल के लिए जो एनुअल बुक्स आते हैं, थीजरस आ गया, मैप्स, चार्ट्स, डायरेक्टोरीज, शेड्यूल्स, हैंडबुक्स, टेक्स्ट बुक, मैनुअल्स, गवर्नमेंट रूल्स, एक्ट, डिजिटल और रेफरेंस मटेरियल। तो इतने सारी चीज़ और एटसेट्रा बोलेंगे, जिसको भी आप यूटिलाइज करना चाहो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। एंड उसका यूज़ आप कर रहे हो कि आपका प्रेजेंटेशन अच्छा हो या फिर आपका जो टीचिंग का वे है वो इफेक्टिव मैनर पे हो, इसलिए आप इसका यूज़ करते हैं। ओके, सो अभी टॉपिक, तो डिक्शनरी क्या होता है ना, डिक्शनरी इज़ वन ऑफ द foremost important reference material, ये सबसे important reference material है for a language teacher and the learner. Dictionary is a book of words where words of a language and are listed out in an आप सब्सिक्वेंट जानते हो कि डिक्शनरी में कैसे होता है, कौन से मैनर पे लिखा जाता है, वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया जाता है, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, यहाँ पे मेंशन ये देखो, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है। ए डिक्शनरी गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्ड, एक वर्ड के बारे में वो इन्फॉर्मेशन देता है, उसका स्पेलिंग क्या होगा, वो कैसे टाइप का है, नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, उसके बारे में बताता है, एंड डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन के बारे में बताता है, ठीक है। जस्ट लाइक ब्रिटिश है, अमेरिकन है, कौन सा है, एंड यूजेस इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, डिफरेंट चीज़ों में आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब डिफरेंट पोर्शंस में आप लिख सकते हो उसको। देयर आर डिफरेंट टाइप्स, अभी बोल सकती हूँ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, मतलब जैसे क्या हो ना, आपको नाउन बन के एक स्टेटमेंट में आएगा, या एडवर्ब बन के एक स्टेटमेंट में आएगा, या फिर एडजेक्टिव बन के एक स्टेटमेंट में आएगा, तो वैसे डिफरेंट फॉर्म्स में आ सकता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिक्शनरीज, बहुत वेराइटीज़ के डिक्शनरीज हैं, डिफरेंट क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग एंड लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। अभी देखो, मैं कुछ डिक्शनरीज का नाम बोल रही हूँ जो बुक में मेंशन नहीं है, एक दो एग्जाम्पल याद रख लेंगे तो आपके लिए और भी ज़्यादा बेनिफिट होगा। अभी देखो क्या है पॉइंट में, नंबर ऑफ लैंग्वेज, कौन से लैंग्वेज में आ सकता है, लैंग्वेज की डिपेंडेंसी पे ये 3 टाइप्स का है। अच्छा, वॉइस ऑडिबल है, क्लियरली आ रहा है, विजिबल ऑडिबल है, बोल दीजिए इवंटे। यस मैम। ओके, नंबर ऑफ लैंग्वेजेस में देखो, यस मैम, क्लियर। मोनोलिंगुअल मतलब सिंगल लैंग्वेज, राइट, डिक्शनरी सिर्फ एक ही लैंग्वेज पे होगा, मतलब आपका इंग्लिश है तो इंग्लिश एक वर्ड मैंने दिया तो उसका मीनिंग भी इंग्लिश में होगा। बाइलिंगुअल 2 लैंग्वेज में होगा, मतलब एक आपका कोई भी इंडियन लैंग्वेज जैसे कि हिंदी और इंग्लिश में होगा। ट्राइलिंगुअल जैसे कि सोच लो 3 लैंग्वेज है, उड़िया है, हिंदी है, इंग्लिश है, तो वैसा 3 टाइप का डिक्शनरी आ गया नंबर ऑफ लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंग। एज ऑफ यूजर्स, बच्चों के लिए अलग डिक्शनरी आता है एंड एडल्ट बच्चों के लिए और एडल्ट्स के लिए अलग डिक्शनरी आता है, तो उसके अकॉर्डिंग चाइल्ड्स डिक्शनरी, एडल्ट्स डिक्शनरी। देन साइज ऑफ द डिक्शनरी, आपको वेराइटीज के मिल जाएंगे। अगर आप बोलोगे अनएवरेज्ड डिक्शनरीज, तो इसमें देखो वर्ड्स कितने रहते हैं, 4 lakhs to 6 lakhs वर्ड्स रहेंगे। कॉलेज डिक्शनरीज में नियर अबाउट कितने हैं यहाँ पे आपके, हाँ 130 to 160,000 आपके वर्ड्स रहेंगे। देन देखो आपका क्या है, डेस्क डिक्शनरीज में देखो रेंज डिक्रीज हो रहा है 60,000 to 1 लाख। फिर आया आपका पॉकेट डिक्शनरीज, जो छोटे छोटे डिक्शनरीज होते हैं वहाँ पे 40,000 to 60,000 होगा, 60,000 वर्ड्स आएंगे, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स है ना, सारा एग्जाम्पल्स आपको नहीं चाहिए, कुछ मैंने थोड़ा अच्छे से इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है एंड आपको फ्यूचर में काम आएगा। तो स्कोप ऑफ सब्जेक्ट क्या है, देखो अभी ना सब्जेक्ट स्पेसिफिक डिक्शनरीज भी आते हैं, जैसे बायोलॉजी स्टूडेंट्स हैं, बायोलॉजी मैथ्स के लिए अलग डिक्शनरी है, सब्जेक्ट फील्ड डिक्शनरीज बोला जाता है। स्पेशल फील्ड डिक्शनरीज क्या होता है, जैसे मेडिकल में यूज़ हुआ, मिलिट्री और लीगली यूज़ हो रहा है उसके लिए। एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज कवर्ड,
तो इसमें क्या क्या रहता है, कौन सा लैंग्वेज के पोर्शन को ये कवर कर रहा है, जस्ट लाइक इटाइमोलॉजी डिक्शनरीज उसके टर्म के अकॉर्डिंग, किसी के नाम के अकॉर्डिंग, ऐसे प्रोनाउंसिएशन डिक्शनरीज इसके अकॉर्डिंग आप प्रोनाउंसिएशन के पॉइंट्स का क्या कर सकते हो, जस्ट लाइक कैसे इसको ब्रेक करके पढ़ते हैं, जस्ट लाइक न्यूमोनिया उसको ब्रेक करके पढ़ा जाएगा, न्यू जैसे उसमें लिखा रहेगा न्यू मो नी ऐसा कुछ मेंशन हो गया, तो उस अकॉर्डिंग भी ये हो सकता है, ठीक है। डायलेक्ट डिक्शनरीज और एक है प्रोनाउंसिएशन डिक्शनरीज। फॉर्म ऑफ डिक्शनरीज और भी वेराइटीज के फॉर्म में आ सकते हैं। देखो डिजिटल ऑनलाइन फॉर्म में भी आ रहा है, डिजिटल ऑफलाइन फॉर्म में भी डिक्शनरीज आ रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन डिक्शनरीज मिल जाते हैं। मोबाइल डिक्शनरीज आजकल आ गए हैं जो डिक्शनरीज ऐप होते हैं। पिक्चर डिक्शनरीज आ गया, पिक्चर को शो करके साइड में उसके बारे में लिखा रहता है, ट्रेडिशनल डिक्शनरीज, ठीक है। टीचर शुड हेल्प स्टूडेंट्स लर्न हाउ टू यूज ऑल सच टाइप ऑफ डिक्शनरीज, कैसे आपको यूज करना है, टीचर सिखाता क्या है बच्चों को कि कैसे इसको यूज करना है। जनरली डिक्शनरीज आर रेफर टू विद द हेल्प ऑफ द अदर टेक्निक्स, ठीक है। जैसे कि हम किस लिए यूज करते हैं, देखो पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन है, क्या क्या रहता है एक डिक्शनरी में। देखो ये लास्ट पॉइंट है, सारा शॉर्ट क्वेश्चंस है, दिस आर द शॉर्ट क्वेश्चंस, छोटे छोटे पार्ट्स में मैं दे रही हूँ, एंड हार्डली मैं 2 to 3 डेज में इसको कंप्लीट करूंगी जितना हो पाएगा, ठीक है। 90% अगर कंप्लीट हो गया तो एक दो टॉपिक्स तो आप पढ़ लोगे। अभी देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द वर्ड, पहला डिक्शनरीज में पॉइंट क्या आता है, ए से ही स्टार्ट होता है, देखना एक एक जितने वर्ड्स हैं। अभी पहला ए पहले तो ए देख लिया, फिर ए देखेंगे, फिर ए ई देखेंगे, सॉरी ए बी देखेंगे, ए सी देखेंगे, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड्स देखते हुए जाना है। देन ए ई देखेंगे, ए डी देखेंगे, देन ए ई देखेंगे, ऐसे करके ए टू जेड, मतलब ए इज फर्स्ट अल्फ़ाबेट, सेकंड अल्फ़ाबेट, थर्ड अल्फ़ाबेट में अरेंज करते हुए बहुत सारे वर्ड्स बन जाते हैं। ऐसे करके आपके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सारे डिक्शनरीज में वर्ड्स आते हैं। देन एब्रीविएशन यूज फॉर द डिफरेंट पर्पजेस इन द यूजेस। तो अभी देखो एक ही टर्म को आप कितनी वेज से यूज़ कर सकते हो डिफरेंट सेंटेंसेस में, या फिर उसका मीनिंग कैसे चेंज हो जाता है कि एडवर्ब एडजेक्टिव हुआ तो उसके बारे में लिखा गया। द डिटेल गाइड एट द एंड, वो डिटेल गाइड भी है, एट द एंड में सारा इन्फॉर्मेशन लिखा रहता है। द गाइड वर्ड्स एट द टॉप ऑफ द ईच पेज, जितने भी गाइड वर्ड्स होते हैं वो टॉप ऑफ द ईच पेज में कॉर्नर में मेंशन होते हैं एक बॉक्स के नीचे। द की टू एंट्रीज एट द बिगनिंग, द की टू एंट्रीज इन द बिगनिंग, ठीक है। आपको की दिया रहता है कि कैसे एंटर करना है, कौन से पेज में क्या मेंशन है उसके लिए, और लास्ट में क्या होता है ना एपेंडिसेस, ठीक है। कौन सा पॉइंट क्या था, कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन से को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया जाता है और बार बार यूज़ किया जाता है, मोस्ट यूज्ड वर्ड्स हम लोग एक ग्रुप देख सकते हैं, ऐसे करके आपके डिक्शनरीज बनते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखो, जस्ट लाइक आपका डिक्शनरीज गया, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है कि दैट इज द थेजरस, ठीक है। थेजरस आ गया, तो नेक्स्ट टॉपिक आपके आ गए थेजरस। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन है, दिस आर द शॉर्ट क्वेश्चंस। तो थेजरस क्या है, ये भी एक रेफरेंस बुक है, एंड इट कंटेन्स स्टॉक ऑफ वर्ड्स जस्ट लाइक डिक्शनरी। यहाँ पे स्टॉक ऑफ वर्ड्स है, बहुत सारे वर्ड्स हैं, एंड ये वर्ड्स कैसे रहते हैं पता है, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स में रहते हैं, मतलब ऑपोजिट वर्ड्स एंड सिमिलर वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स में आता है। एंड इट हेल्प्स फाइंड आउट वर्ड्स रिलेटेड टू ए कोर कंसेप्ट, आपका जो मेन सब्जेक्ट है उससे ये वर्ड्स को जोड़ के बहुत सारी चीज़ों के बारे में बता सकता है। एंड बट हैव द डिफरेंट शेड्स ऑफ मीनिंग, उसके मीनिंग अलग अलग होते हैं उसके यूजेस के अकॉर्डिंग। इट स्ट्रक्चर अराउंड आइडियाज़, इसके आइडियाज़ के अराउंड ही ये बिल्डअप हुआ है। एंड इट ऑल्सो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ये भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है, ऑर्डर में रहता है। द फर्स्ट थेजरस इन इंग्लिश लैंग्वेज वॉज नोन एज द रॉगिट्स थेजरस। जो पहला नोन थेजरस था वो आपका क्या है, रॉगिट्स थेजरस, एंड इट वाज क्रिएटेड बाय डॉक्टर पीटर मार्क रॉगिट। ये पीटर मार्क रॉगिट ने इसको डिस्कवर किया था, ये ब्रिटिश सर्जन, ठीक है। थेजरस एंड डिक्शनरी आर कम्प्लीमेंटेड टू ईच अदर, अब बोल सकते हो दोनों एक ही जैसे हैं। थेजरस इज डिफरेंट फ्रॉम द डिक्शनरी, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इट डजंट गिव मीनिंग, डेफिनेशन और यूजेस ऑफ द वर्ड्स लाइक डिक्शनरी। डिक्शनरी में जैसे किसी चीज़ के बारे में मीनिंग बताया जाता है, किसी का डेफिनेशन दिया जाता है, या फिर किसी के यूजेस के बारे में बताया जाता है, तो वो चीज़ आपके डिक्शनरी में जो आपका डिक्शनरी में नहीं था बट थेजरस में है। इट हेल्प्स टू फाइंड आउट रिलेटेड वर्ड्स ऑफ ए पर्टिकुलर नोन वर्ड्स। ये क्या कर सकता है ना, रिलेटेड एक वर्ड के बारे में जितने भी सिमिलर टाइप के वर्ड्स हैं उसको ढूंढ के देता है, ठीक है। एंड फॉर एग्जाम्पल सर्च द वर्ड ब्यूटीफुल इन द थेजर, इट विल शो यू द फॉलोइंग वर्ड्स। देखो ब्यूटीफुल अगर ढूंढ रहे हो तो ब्यूटीफुल रिलेटेड इतने वर्ड्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। थेजरस में सिमिलर वर्ड्स बोला था, ब्यूटीफुल, ए ब्यूटीफुल, वुमेन, एल्यूरिंग, अट्रैक्टिव, डेजलिंग, फेचिंग, गुड लुकिंग, गॉर्जियस, लवली, प्रीटी, रेडियंट, ये सारे आपका क्या हो गया कि आपके अगर वुमेन से रिलेटेड हो रहे हैं ये कंसेप्ट में तो ये सारे वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं।
अगर ये वेदर के रिलेटेड होंगे तो उसके अकॉर्डिंग अलग आएंगे, ये अगर म्यूजिक के अकॉर्डिंग होंगे तो ये पॉइंट्स अलग आएंगे, एंड सीनरी के अकॉर्डिंग हुआ तो ये पॉइंट्स आएंगे। तो दैट मीन्स ये समझ लो एक वर्ड्स का जितने भी सिमिलर टाइप ऑफ वर्ड्स हैं या फिर एंटोनिम्स हैं वो सब यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। ये ट्रेडिशनल थीसरस हैज़ 2 सेक्शंस, इसमें 2 सेक्शंस होते हैं, एक होता है इंडेक्स, एक होता है बॉडी। इंडेक्स क्या होता है ना, लिस्ट होता है, जैसे हर एक बुक में पहला जो आप सिलेबस पढ़ते हैं ना, उसको एक्चुअल वो सिलेबस नहीं है, वो बस आपका क्या है, वन काइंड ऑफ इंडेक्स जैसा है, ठीक है। जो आपके बुक के ऊपर जो आप सिलेबस पढ़ते हो, बुक में जो मेंशन होता है कुछ ये टॉपिक्स टू बी कवर्ड बोल के, वो एक्चुअल इंडेक्स है। उसमें कुछ कुछ वर्ड्स टॉपिक्स ऐसे मेंशन होते हैं एंड उसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं वहाँ पे गिवन होते हैं। एंड बॉडी प्रोवाइड्स सिनोनिम्स ऑफ ए वर्ड, एक चीज़ का जो सिमिलर वर्ड्स हैं उसके बारे में बताता है। व्हेयर एज ए डिक्शनरी स्टाइल थेसरस हैज़ ए हेड वर्ड अलॉन्ग विथ सेवरल सिनोनिमस फॉलोइंग द हेड वर्ड, एक हेड वर्ड आया, उससे रिलेटेड जितने भी सेवरल सिनोनिमस वर्ड्स हैं वो क्या हो जाएंगे, निकल आएंगे। इट इज़ अरेंज्ड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज था। एंड इन दिस द डिजिटल एज, आज का टाइम क्या है, डिजिटल एज है। एंड वी ऑल्सो हैव द ऑनलाइन थीसरस, बहुत सारे ऑनलाइन थीसरस ऐसे मिल जाएंगे आपको फॉर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के लिए, यूजेस के लिए। एंड थीसरस एप्स फॉर मोबाइल यूज ऑल्सो अवेलेबल नाउ इट इज, ठीक है। ये थीसरस हेल्प्स ए पर्सन नो सिनोनिम, एंटोनिम एंड वर्ड इंस्टेंटली, कोई वर्ड के बारे में डिटेल जानना चाहते हो कि उसका सेम वर्ड्स क्या हो सकते हैं, एंटोनिम्स क्या हो सकता है, वर्ड्स का मीनिंग क्या हो सकता है, देन आपका क्या हो जाएगा ना, प्रॉपर्ली आप थीसरस को फॉलो कर पाए। इट गिव्स ए ग्लैंस ऑफ रिलेटेड वर्ड, ये ऐसा चीज़ है जो आपको एक ही पॉइंट के ऊपर बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देता है, तो रिलेटेड वर्ड्स के बारे में बताएगा, उसके अकॉर्डिंग कौन सा सुइटेबल होगा स्टेटमेंट में वो बताएगा। एंड इट हेल्प्स इन और इट इज़ हेल्पफुल इन द राइटिंग एसे, एसे राइटिंग में हेल्प करता है, आर्टिकल राइटिंग में, रिसर्च पेपर में, ड्रामा में, नोबल, शॉर्ट स्टोरी, न्यूज़, नोटिस एट्सेट्रा में यूज़ होता है। और क्या है, लास्ट पॉइंट थोड़ा देख लो। ये थीसरस हेल्प्स अ पर्सन नो सिनोनिम, एंटोनिम एंड वर्ड इंस्टेंटली, ये अभी बता दिया था, रिपीट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ठीक है। क्लियर है क्या थीसरस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, मीनिंग, ये जहाँ पे प्रेजेंट है उसको हम थीसरस बोलेंगे, क्लियर है? यस मैम। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखो, दैट इज द एनसाइक्लोपीडिया। एनसाइक्लोपीडिया है, छोटा सा टॉपिक है एनसाइक्लोपीडिया, फटाफट पढ़ लो। देखो ये दिस टॉपिक्स आर वेरी स्मॉल एंड इट कम्स अंडर 5 मार्क्स, ये 5 मार्क्स में ही आ जाएंगे, लॉन्ग में नहीं आएंगे, आएंगे तो सब मिलके आए तो लॉन्ग बनेगा। एनसाइक्लोपीडिया क्या है, ये भी एक रेफरेंस बुक जैसा है एंड प्रोवाइड्स मोर इन्फॉर्मेशन ऑन ए पर्टिकुलर टॉपिक, एक पर्टिकुलर टॉपिक में, सब्जेक्ट में, डिफरेंट चीज़ों पे, जस्ट लाइक आप एक टॉपिक देखना चाहते हो एंड उस टॉपिक के रिलेटेड आपको एक इन्फॉर्मेशन शॉर्ट पड़ रहा है, तो उस शॉर्ट टॉपिक मतलब वो इन्फॉर्मेशन को और लेंथी करने के लिए उस रिलेटेड जो आप रिसर्च करते हो कंसर्न सब्जेक्ट के रिलेटेड, टॉपिक के रिलेटेड पूरा आप इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हो, वो होता है आपका एनसाइक्लोपीडिया। एनसाइक्लोपीडिया में भी इन्फॉर्मेशन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही रहता है एंड एनसाइक्लोपीडिया एक क्या है, रेफरेंस डिक्शनरी जैसा ही है, थेसरस जैसा ही बोल सकते हैं समटाइम्स। एंड एनसाइक्लोपीडिया प्रोवाइड्स क्विक, इंस्टेंट एंड इन डेप्थ और सब्जेक्ट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। एनसाइक्लोपीडिया जैसे विकीपीडिया होता है वैसे एनसाइक्लोपीडिया है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है एक चीज़ के बारे में। अभी हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्या है एनसाइक्लोपीडिया का पॉइंट्स। सो पहला टाइप कैसा है, एनसाइक्लोपीडिया पर द जनरल इन्फॉर्मेशन, तो ये कौन सा चीज़ देगा बताओ जल्दी से, ये आपको जनरल इन्फॉर्मेशन है ना, तो जनरल इन्फॉर्मेशन का जितने भी पॉइंट्स हैं वो देगा। तो रेंज ऑफ टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, ठीक है। इट कवर्स, ये क्या करता है, सपोज एक इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको एक टॉपिक के रिलेटेड, एक सब्जेक्ट के रिलेटेड जो डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करें, एनसाइक्लोपीडिया। देन नेक्स्ट देखो सब्जेक्ट स्पेसिफिक एनसाइक्लोपीडिया, मतलब आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आपके सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, आपके सब्जेक्ट जो मैटर रहते हैं उसके अकॉर्डिंग डिटेल इन्फॉर्मेशन, इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन जो देता है वो है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक एनसाइक्लोपीडिया। इलेक्ट्रॉनिक एनसाइक्लोपीडिया, जस्ट लाइक आप अपना CD रोम का यूज़ करेंगे और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में। देखो ऑनलाइन में क्या है पॉसिबल ना, ऑनलाइन में कॉपी में बुक में कहीं पे भी नहीं चाहिए, आपके मोबाइल में रहने से हो जाएगा। बट जब आप क्या कर रहे हो ना, समटाइम्स आप उसको चाहते हो कि ऑफलाइन में पढ़े, तो उसके लिए हमें CD रोम का यूज़ करना पड़ा। नेक्स्ट क्या है, क्राउड सोर्ट, दैट इज द सोर्स्ड। क्राउड सोर्स्ड क्या है, सच एनसाइक्लोपीडिया आर द प्रोडक्ट ऑफ कलेक्टिव, ठीक है। क्राउड सोर्स एनसाइक्लोपीडिया में क्या है, सच एनसाइक्लोपीडियाज आर द प्रोडक्ट ऑफ कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ मेनी पीपल, फॉर एग्जांपल विकीपीडिया। सोच लो क्राउड सोर्स क्या है, जहाँ पे हमेशा भीड़ लगा रहता है, हमेशा वो अवेलेबल रहता है सबके लिए, उसको बोलते हैं क्राउड सोर्स एनसाइक्लोपीडिया। ये एग्जाम्पल क्या है, विकीपीडिया, विकीपीडिया इसका एग्जाम्पल है।
ठीक है, लास्ट और एक टॉपिक देख लो, बिब्लियोग्राफी, खत्म हो जाएगा ये पोर्शन भी। बिब्लियोग्राफी क्या है देखो, द वर्ड बिब्लियोग्राफी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक वर्ड से आया हुआ है एंड इसके अकॉर्डिंग क्या मेंशन होगा ना, बिब्लियोग्राफी एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एंड ये ग्रीक वर्ड से आया है, मतलब कौन सा ग्रीक वर्ड से आया है, बिब्लियोग्राफिया, और बिब्ली का मीन्स होता है बुक, ग्राफिया का मतलब होता है राइटिंग, दोनों का मिलके क्या आया, बुक राइटिंग, और कॉपिंग ऑफ बुक, कोई एक चीज़ों को कॉपी करना है या फिर राइटिंग को कॉपी करना है तो वी नीड बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी क्या है ना, इट इज ऑल अबाउट एटाइमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ द वर्ड बिब्लियोग्राफी, ठीक है, कोई एक चीज़ों के बारे में अगर डिटेल जाना रहता है ना तो आप क्या यूज़ करते हो, बिब्लियोग्राफी। डिटेल जानने के लिए, डेप्थ में जानने के लिए आपका था एनसाइक्लोपीडिया, बट आपको नेमिंगली कुछ जानना है तो इन जनरल बिब्लियोग्राफी इज ए list of all print and electronic sources one has used in the process of writing a book, आर्टिकल और डॉक्टरल थीसिस। बिब्लियोग्राफी में क्या होता है ना, एक इन्फॉर्मेशन को आप जैसे प्रिंट निकाल रहे हो या फिर वो प्रेजेंट कहाँ पे है, वो आप आर्टिकल निकालना चाहते हो या फिर आपका डॉक्टरल थीसिस निकालना चाहते हो, उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसको हम रेफरेंस लिस्ट और वर्क साइटेड बोल सकते हैं। इन मेनी इंक्लूड द रेफरेंस साइटेड एज वेल एज नॉट साइटेड इन द वर्क। ये क्या करता है कि आपको जैसे ना कहीं से कुछ लेना है, रेफरेंस लेना है कि ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है बट कोई पढ़ना चाहता है तो यहाँ से हमने कलेक्ट किया है, आप पढ़ सकते हैं, तो वो चीज़ बताया जाता है बिब्लियोग्राफी के थ्रू। इट जनरली इंक्लूड्स ऑथर्स नेम, इसमें क्या मेंशन होता है ना, इट जनरली इंक्लूड्स ऑथर नेम, राइटर के नेम्स भी मेंशन होते हैं, टाइटल ऑफ द वर्क, पब्लिशर नेम एंड ईयर ऑफ पब्लिकेशन, पेज नंबर, ठीक है, ऑफ द सोर्स। बिब्लियोग्राफी क्या होता है ना, ऑल टोटल एक बुक जैसा ही है, बुक में जो जो चीज़ें रहती हैं वैसे ही रहेगा। बिब्लियोग्राफी इज नीडेड टू एक्नॉलेज अदर्स वर्क, बिब्लियोग्राफी दूसरे के काम को भी देख के अप्रिशिएट करता है। बिब्लियोग्राफी हेल्प करता है कि कोई चीज़ों को या रीडर्स को फाइंड आउट द ओरिजिन ऑफ साइटेड रेफरेंस, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, कौन सा चीज़ फाइंड आउट कर रहे हैं, सपोज कोई इन्फॉर्मेशन मैंने लिख दिया, उस इन्फॉर्मेशन को कहाँ से लेके आए हैं उसका हमें प्रूफ देने के लिए बिब्लियोग्राफी का नीड होता है। ये क्या है, प्लाजियारिज्म। प्लाजियारिज्म में क्या होता है, सपोज आप दो चीज़ लिख रहे हो तो एक मतलब सेम वर्ड लिख रहे हैं बट दोनों का मीनिंग अलग अलग है, वो प्रेजेंस ऑफ पॉइंट्स के ऊपर है, क्या कौन से पॉइंट्स प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग लिखा जाता है। तो प्लाजियारिज्म को हम अवॉइड करना चाहते हैं, जैसे कंफ्यूजन ना हो, सो दैट बिब्लियोग्राफी का यूज़ किया जाता है। बिब्लियोग्राफी मतलब रेफरेंस बुक क्या होता है ना, यहाँ पे वेराइटीज ऑफ बिब्लियोग्राफी है, दैट इज देयर आर 3 टाइप ऑफ बिब्लियोग्राफी। फर्स्ट वन क्या है ना, एन्यूमेरेटिव bibliography, so it lists reference according to particular pattern arrangement, for pattern or arrangement, for example APA style, American Psychological Association style, मतलब इस स्टाइल को मैंने फॉलो किया है एंड पूरा बुक को लिखा है, ऐसा कुछ। एनालिटिकल बिब्लियोग्राफी क्या है ना, इन दिस बिब्लियोग्राफी राइटर गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट पब्लिशर, यहाँ पे क्या होता है ना, राइटर आपके ना जो एनसीईआरटी बुक्स अभी आ रहे बायोलॉजी के हो गए या फिर आपके केमिस्ट्री फिजिक्स हो गए, उसमें एनालिटिकल पॉइंट्स में भी किया जा रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है ना, जो पब्लिशर है, बुक सेलर है, पेपर है, बाइंडिंग ऑफ द सोर्सेस, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। एनालिटिकल। एनोटेटेड क्या होता है, एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी ना, इन दिस टाइप ऑफ बिब्लियोग्राफी राइटर गिव्स क्रिटिकल मोमेंट ऑन द सोर्स एंड मे समराइज द सोर्स और डिस्क्राइब द यूजफुलनेस ऑफ द सोर्स, मतलब आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया उसके बारे में लिखा एंड उसके साथ उसको कमेंट करते हुए और भी डिटेल इन्फॉर्मेशन आप उस चीज़ का देंगे, ठीक है, डिटेल देंगे, तो दैट इज द पॉइंट बिब्लियोग्राफी यहाँ पे आया। बिब्लियोग्राफी का लास्ट पॉइंट, फर्दर देर आर डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ राइटिंग बिब्लियोग्राफी, बहुत वेराइटीज के राइटिंग बिब्लियोग्राफी है, एपीए स्टाइल, शिकागो मैनुअल ऑफ स्टाइल एंड द हर्बर्ट सिस्टम एंड द वैनकूवर, दैट इज अ वैनकूवर सिस्टम etc. The bibliography is must for an authentic work and it is an essential part of any writing work. अगर किसी चीज़ को लिखना चाहते हैं तो आपको बिब्लियोग्राफी का यूज़ करना पड़ता है। बिब्लियोग्राफी इज नथिंग बट ए रेफरेंस बुक which list out the every important words with their meaning in with the help of noun, adjective and different type of forms. तो इसमें क्या होता है, इन्फॉर्मेशन डिटेल जाते हैं एंड इन्फॉर्मेशन को हम लोग अरेंज कर सकते हैं, ठीक है, अरेंज कर सकते हैं। थोड़ा सा हुआ क्या, कुछ आ रहा है।